नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना हुआ है। तो एकदम यूनिक टॉपिक है और मैंने जब चेक किया तो यूट्यूब पर बहुत ही कम इस टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाई गई है। आज का जो हमारा विषय है वो है जैव आतंकवाद, और ये बायो के टच में है थोड़ा सा टॉपिक, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही हैं। और साथ ही साथ आपको एक यूनिक जानकारियां भी यहाँ से हासिल हो सकती है कि भाई साहब किस तरीके से जो बैक्टीरिया वायरस है इनका उपयोग किया जाता है आतंकवाद को फैलाने के लिए। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्लास आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, साथ ही साथ आपको एकदम नई जानकारी भी मिलने वाली है। मजे की बात यह कि इस क्लास में थ्योरी के साथ साथ हम एमसीक्यू भी करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पर फोकस करेंगे, उसके बाद में फिर हम एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। तो एक एक करके मेरे साथ आप लोग पढ़ना शुरू करिए। और मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो क्लास है वो खास करके लोअर पीसीएस एग्जाम, लेखपाल एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए मैंने इसका पूरा का पूरा कंटेंट रेडी किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि बायो टेररिज्म की। अगर मैं आपसे बात करूंगा कि जो जैव आतंकवाद होता है, ये जैव आतंकवाद है क्या? देखो बेटा, अगर मैं टेररिज्म की बात करूंगा, आतंकवाद की बात करूंगा, तो आतंकवाद का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसी क्रिया जो स्थानीय लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दे, उन स्थानीय लोगों के अंदर दहशत फैला दे, उसे क्या कहा जाएगा? आतंकवाद कहा जाएगा। अब वो दहशत कैसे फैल सकती है? उस दहशत फैलने के पीछे जो मुख्य कारण हो सकता है, दहशत फैलने के पीछे मुख्य कारण हो सकता है कि वहां पर कोई भी खूनी संघर्ष हुआ हो, लोगों को मारा गया हो, निहत्थे लोगों की हत्या की गई हो। जैसे बैसरन घाटी में जो पर्यटक थे उनके ऊपर, मासूम पर्यटकों के ऊपर गोली चला करके जो आतंकवादी थे उन्होंने एक जम्मू कश्मीर पर्यटकों के मध्य में एक, हम यूं कह सकते हैं कि दहशत पैदा कर दी। तो यही एक आतंकवाद कहलाएगा। अब इस आतंकवाद के कई सारे रूप हो सकते हैं। मान के चलो अटैक कर दिया जाए सीधा का सीधा, तो ये आतंकवाद में अचानक से हमला करने के साथ साथ एक और इसी में पहलू जुड़ा हुआ है जो है जैव आतंकवाद। जैव आतंकवाद की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही साइलेंट किलर का काम करता है, क्योंकि इसके लक्षण अचानक से दिखाई नहीं देते हैं। अचानक से लक्षण दिखाई नहीं देंगे, नग्न आंखों से इसके लक्षण क्या, हम इसको क्या नाम है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है कि इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है। अब बात आ जाती है कि जैव आतंकवाद में क्या करते हैं ये जो आतंकवादी होते हैं। कोई भी साइलेंटली इसमें बैक्टीरिया या वायरस को एंटर कर दिया जाएगा हमारी फूड की चेन के अंदर, एनिमल के अंदर, मानव के अंदर, और फिर इससे क्या होगा, बड़े लेवल पर एक पैंडमिक का दौर आएगा, एक महामारी का दौर आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोविड का दौर रहा था। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों ने अगर सुना हो तो प्लेग बीमारी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्लेग सबसे ज्यादा अगर यूरोपियंस को डर लगा है ना किसी चीज से, तो प्लेग से डर लगा है। क्योंकि प्लेग इतना खतरनाक था। और मजे की बात पता है क्या? मजे की बात तो नहीं बोलेंगे, दुख की बात बोलेंगे हम इसको, कि ये भी डिजीज ऐसा था जो चाइना से फैला था। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कोविड का जो वायरस था वो भी चाइना से फैला था। तो ऐसा माना जाता है कि 1347 की बात है, 1347 में मंगोल सेना ने इटली के सिसिली आइलैंड से होते हुए जो व्यापारी होते थे उनको थ्रू इसको इटली में एंटर करा दिया। यानी कि इटली में जब इसको एंटर करा दिया गया तो इससे वहां 2.5 मिलियन के आसपास लोगों की मौत हुई थी यूरोप में। यानी कि 1/3 ऑफ यूरोप पॉपुलेशन जो थी वो इसी बीमारी के कारण मरी गई थी, और इसको जानबूझकर फैलाया गया था। तो यही जैव आतंकवाद कहलाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा? जैव आतंकवाद कहलाएगा। यूरोपियंस को सबसे ज्यादा डर किससे लगा था? प्लेग से लगा था, इसीलिए उसको डेथ, ब्लैक डेथ के नाम दिया जाता था, क्योंकि लिम्फ सिस्टम को ये प्रभावित करता था और बॉडी पर ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते थे। तो ऐसे ही प्लेग को फैलाना, एंथ्रेक्स आप लोगों ने सुना होगा, उस एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को फैलाना, इबोला वायरस को फैलाना, ठीक है ना, सैल्मोनेला जो वेक्टर है उसको फैलाना। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसी को जैव आतंकवाद कहा जाएगा। यही यहां लिखा हुआ है, बायो टेररिज्म में वायरस बैक्टीरिया जैसे बायो एजेंट का जैव हथियारों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इनसे बीमारियां फैलाई जाएंगी। बायो टेररिज्म पारंपरिक हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जैव हथियारों में एंथ्रेक्स, चेचक, प्लेग, बॉटुलिन और एंट्रोक्सिन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यानी ये सभी के सभी वेक्टर्स हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है।
ये बायो एजेंट क्या करेंगे? ये बायो एजेंट लाखों लोग, जानवर और पौधों में बीमारी या मृत्यु का कारक बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब यूरोप में प्लेग फैला था तो इस प्लेग की वजह से लगभग ऐसा माना जाता है 2.5 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ये बायो एजेंट प्रकृति में पाए जाते हैं एवं इन्हें ज्यादा घातक बनाने हेतु इनके स्वरूप में परिवर्तन भी किया जाता है। मैं एग्जाम्पल से बात बताता हूं, आप लोगों ने गांव में बहुत देखा होगा, ठीक है, यूपी की भाषा में सुन लो, यूपी लेखपाल वालों, अंडुआ बोला जाता है अपने उत्तर प्रदेश के, खास करके मथुरा बेल्ट में। इस पे बीज आते हैं, उनको अरंडी कहा जाता है। अरंडी के बीज से एक रिसिन नाम से एक जहर पैदा किया जाता है। अब आप देखो कि वो जो अरंडी का तेल है, जो अरंडी का बीज है, उसको तो हम तेल को इस्तेमाल भी कर लेते हैं, वो हमारे लिए पॉइजन नहीं होता है, बट उसके रूप को परिवर्तित करके एक जहर तैयार किया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले जो अरंडी के बीज थे वो बड़ी संख्या में मिले थे, एक आतंकवादी से हमारी एटीएस ने पकड़े भी थे। तो इसका मतलब साफ साफ ये था कि वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल टेररिज्म के मूड में था, जिसको अरेस्ट कर लिया गया। इन बायो एजेंट को हवा, पानी या भोजन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। आतंकवादी इन जैविक हथियार का प्रयोग इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आंखों से देख नहीं सकते हम इसको। छोटे से समय में एक बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करने की क्षमता रखता है इसको। अगर मैं बात करूंगा, जैसे मैंने बताया कि भाई साहब कुछ ही साल में और वहां पे 2.5 मिलियन पॉपुलेशन मर चुकी थी। इन हथियारों के रूप में प्रयोग करने के लिए किसी विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है। इन्फेक्टेड वायरस फैलाना है, ना ड्रोन की जरूरत है, ना मिसाइल की जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए, बस इन्फेक्टेड वायरस फैलाना है, वो भी साइलेंटली। अब क्योंकि इसका प्रभाव कम बहुत देर में होता है, तो फैलाने वाला जो टेररिस्ट होता है वो आसानी से वहां से भाग भी जाता है और पता भी नहीं चलता कि भाई साहब इसको कौन फैला गया, क्योंकि इसका प्रभाव पता चला देखने को मिल रहा है 10 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, तो कौन फिर आइडेंटिफाई करेगा उसको? बहुत कम खर्च में इस प्रकार के विनाशकारी हथियार बिना किसी कठिनाई के बनाए जा सकते हैं। विषाणु को पाउडर क्रिस्टलीकरण रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैविक आतंकवादी इन शस्त्र रूपी रोगाणु को प्रयोगशाला में विकसित एवं संवर्धित कर सकते हैं। कोविड के बारे में भी ये कहा गया था कि जो कोविड फैला था वो एक बायोलॉजिकल वेपन ही था, जिसको लैब में तैयार किया गया था। सच्चाई आज तक सामने नहीं आई, लेकिन इसके बारे में ऐसा कुछ रूमर जरूर उड़ा था। अब बायो टेररिज्म के एजेंट की अगर मैं बात करूंगा तो कौन कौन से एजेंट होते हैं इसमें? बेटा बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस होता है, या फिर फंगस हो सकता है। बायो टेररिज्म के एजेंट के दो प्रकार हो सकते हैं, एक होता है जीवित और एक होता है अजीवित, है ना? जीवित और अजीवित दो प्रकार हो सकते हैं। जीवित वर्ग में एंथ्रेक्स, चेचक, प्लेग इत्यादि आते हैं। वहीं अजीवित पदार्थों में बोटुलिन और एंट्रोक्सिन आदि आते हैं। अब इनकी अगर मैं बात करूंगा तो इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया और इसकी कैटेगरी 3 बनाई गई है, ठीक है ना? कितनी कैटेगरी बनाई गई है? 3 कैटेगरी बनाई गई है, ए, बी और सी। ए कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो ए कैटेगरी में उच्च प्राथमिकता वाले ऐसे जीव हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं, बहुत ज्यादा जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको व्यक्ति में आसानी से प्रसारित किया जा सकता है, इसलिए ये मतलब इनका जो फैलने का जो रेट है वो सबसे ज्यादा होता है। उच्च हताहत क्षमता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है। अरे सबसे खतरनाक वाले जो वेक्टर होते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, ज्यादा फैलेंगे, लोग ज्यादा मरेंगे, आसानी से फैल सकते हैं। इसमें एंथ्रेक्स आता है जो हमारे लंग्स को डैमेज करना शुरू करता है। प्लेग आता है जो हमारी बॉडी में जो लसीका होता है, जो लिम्फ होती है, उनको प्रभावित करता है, यानी त्वचा के अंदर का जो भाग होता है उसको डैमेज करता है। चेचक की अगर हम बात करेंगे तो आपने सुना होगा चेचक में इंटेस्टाइन भी प्रभावित होती है और हमारे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है। एबोला वायरस की अगर मैं बात करूंगा तो जो एबोला वायरस है ये भी हमारे त्वचा को प्रभावित करता है और त्वचा के साथ साथ ये हमारे लंग्स को भी डैमेज करता है। ये सभी के सभी बायो ऐसे टेररिस्ट क्या नाम है, बायो टेररिज्म एजेंट हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? तो तब हम नहीं, मतलब सॉरी मैं गलत बोल गया, ये ऐसे एजेंट हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी किस चीज के लिए? तब आपका आंसर होगा इनको इस्तेमाल करते हैं बायो टेररिज्म के लिए। बी कैटेगरी में कौन आएगा? इसमें द्वितीय सर्वोच्च प्राथमिकता वाले एजेंट को शामिल किया गया है जो कि प्रसार में कम सुविधाजनक होते हैं, परिणाम में मध्यम रोगता दर और कम मृत्यु दर वाले होते हैं। इनमें अल्फा वायरस है, ठीक है ना, इंसेफ्लाइटिस है यानी कि जैसे फ्लू बोला जाता है, फ्लू है, बायो टेररिज्म है, ब्रुसेलोसिस जो इसमें बैक्टर हैं वो आते हैं।
कैटेगरी सी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें नीपा वायरस आता है, मतलब बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है आसानी से, और इंपैक्ट भी इसका बहुत धीरे धीरे देखने को मिलता है। नीपा वायरस इनएक्टिव कंडीशन में चमगादड़ में पाया जाता है, और जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी में आता है तो तुरंत ब्रेन पर स्वेलिंग ले आता है और ब्रेन को डैमेज करने का काम करता है। तो ये थे बायोलॉजिकल वेपन में यूज होने वाले एजेंट। 1346 प्लेग इन्फेक्टेड बॉडीज वर यूज्ड टू स्प्रेड द प्लेग इन द क्रीमियन पेनिनसुला एंड इटली। मैं वही बता रहा था आपको, 1346 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। कई कई जगह 1300 आपको 47 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। 46-47 में क्या हुआ था, मंगोल सेना ने, ठीक है ना, मंगोल सेना ने क्या किया था, यहां पर इटली में इसको फैलाने की कोशिश की। 1518 में स्पेन के द्वारा लैटिन अमेरिका में चेचक के जीवाणुओं को फैलाया गया था। 1710 में रूस स्वीडन का जो युद्ध चल रहा था, तो रूसी सैनिक जो थे उन्होंने प्लेग संक्रमित डेड बॉडी जो थी उनको दूसरे कंट्री यानी स्वीडन की सीमा में फेंका था, जिससे कि बीमारी और ज्यादा फैल जाए। 1763-67 में जो पोंटियाक युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों ने चेचक के विषाणु का यूज किया था, और संक्रमित कंबलों का प्रयोग विरोधी सैनिकों के विरुद्ध किया था। कंबल फेंक दिए, जिसने भी इस्तेमाल किया मारा गया। विश्व युद्ध के दौरान पहली बार जैविक अस्त्रों के विकसित स्वरूप एंथ्रिक्स और ग्लैंडर्स के जीवाणुओं का प्रयोग किया गया था। 1930-40 जापान चीन युद्ध के दौरान जापानियों ने सामान्य नागरिकों पर प्लेग संक्रमित खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया। प्लेग सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है बायोलॉजिकल वेपन में, अगर आप बैकग्राउंड हिस्ट्री उठा करके देखोगे। 1984 में अमेरिका के ओरेगन में सैल्मोनेला टाइफूरियम द्वारा संक्रमण जैव आतंक फैलाया था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दरअसल में ओसो की एक सेक्रेटरी हुआ करती थी जिनका नाम था आनंदी, ठीक है, मां आनंदी करके नाम था इनका। तो मां आनंदी जो थी ओसो की सेक्रेटरी हुआ करती थी, ये स्थानीय चुनाव में अपने प्रतिनिधि को जिताना चाह रहे थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, वहां पर डुल्स नामक शहर में एक रेस्टोरेंट में इन्होंने जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया था, इस सैल्मोनेला बैक्टीरिया को यहां पर इन्होंने फैलाने का काम किया, और इसकी वजह से 751 लोग बीमार हुए थे यहां पर। और 1984 में हुआ था ना, 1986-87 में इनको सजा हुई थी। 1993 में जापान के टोक्यो शहर में एंथ्रेक्स से संक्रमण फैलाने का प्रयास किया गया था। 2001 में अमेरिका के कई राज्यों में एंथ्रेक्स से संक्रमण फैलाने की घटना हुई थी। 2009 में अल्जीरिया में अल कायदा का प्रशिक्षण शिविर जो जैविक हथियार विकसित करने का प्रयास कर रहा था, खुद ही संक्रमण का शिकार हो गए। ये बहुत बढ़िया हुआ, दूसरे को मानना चाह रहा है, खुद ही निपट लो। अब बात आती है कि इसको कैसे रोका जाए, ठीक है ना। इसकी शुरुआत 1925 से ही हो जाती है। 1925 में जेनोवा प्रोटोकॉल के अंतर्गत जहरीली गैसों, जीवाणु या इस प्रकार के अन्य तत्वों का युद्ध प्रयोग में प्रतिबंध किया गया कि भाई साहब, आप जैसे आपने सुना होगा विश्व युद्ध में हिटलर ने गैस चैम्बर्स बनवाए थे लोगों को मारने के लिए, उसका यूज नहीं किया जाएगा। 1972 में बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन हुआ, यानी 1972 में जहां आपको याद आ रहा होगा वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, वहीं इंसानों को बचाने के लिए भी यहां पर बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन को लाया गया। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। देश भारत में बायो टेररिज्म की चुनौतियों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ, पर्यावरण मंत्रालय इत्यादि भी सक्रिय रूप से काम करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, ये इसके अंडर में काम करती है एनडीआरएफ की टीम, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसको पूरी तरह से ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है कि ऐसी स्थिति से ये बच सके। पर्यावरण सुरक्षा कानूनों के माध्यम से बायो एजेंट पर नियंत्रण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पैंडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में लागू किया गया, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में लाया गया, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में लाया गया। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया है ना, लाइव स्टॉक इंपोर्ट 2001 में लाया गया, और वहीं अगर हम बात करेंगे एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लाया गया। इन सभी का उद्देश्य था कि हम पूरी तरह से इस पर रोक लगा पाए। इन द सेकेंडरी कैटेगरी ऑफ लॉज वी कैन इंक्लूड लॉ दैट हेल्प कंट्रोल टेररिज्म। द्वितीय प्रकार के कानून में हम ऐसे
कानूनों को रख सकते हैं जिससे आतंकवादियों पर नियंत्रण लगाया जा सके। यानी सबसे पहले तो हमें यह करना होगा कि उन पर पूरी तरह से हम रोक लगा दें जो भी वेक्टर्स को यूज किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम कुछ ऐसे कानून बनाएं, जैसे कि 1980 की बात है, टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्प्यूरेटिव एक्टिविटीज, ठीक है ना। टाडा और पोटा को लाया गया कब? 1980 में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इस प्रकार की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखने को मिलता है तो उस पर कठिन से कठिन कार्रवाई की जा सके। बाकी ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इसको पढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। जिसमें बस यही कहा गया कि भाई ऐसा मत करो जो करना चाह रहे हो। अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चंस पर। जैविक आतंकवाद को मुख्य रूप से किस में परिभाषित किया जाता है? एक बार खुद सोच कर देखो, कुछ नया मिला या नहीं मिला, मजा आया नहीं आया, है ना। इसमें कह रहा है कि जैविक आतंकवाद को मुख्य रूप से जैविक आतंकवाद को मुख्य रूप से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? किस रूप में परिभाषित किया जाएगा? फसलों को नष्ट करने वाले रसायन का उपयोग किया जाता है, ये तो पेस्टिसाइड होते हैं। बीमारी या मृत्यु उत्पन्न करने वाले जानबूझकर वायरस, बैक्टीरिया या रोगाणुओं को छोड़ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही जैव आतंकवाद कहलाएगा। जैविक आतंकवाद में मुख्य रूप से किसका उपयोग शामिल है? मशीन का, लिविंग ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन्स का, धातुओं का या विकिरण का? मैंने बताया बैक्टीरिया, वायरस या कवक का यूज किया जाता है लोगों को हानि पहुंचाने के लिए, और वो भी व्यापक स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स या रेडिएशन? रेडिएशन की अगर हम बात करेंगे तो ये जैविक कारक नहीं है ना। रेडिएशन का मतलब सीधा सीधा हमारे एनवायरमेंट के फिजिकल कंपोनेंट यानी कि भौतिक घटक से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जनक को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? पैथोजन बोला जाता है इनको। इनमें से कौन ऐसा है जो पैथोजन को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? जैसे किसी व्यक्ति के ब्रेन में अगर स्वेलिंग आ गई और उसने चमगादड़ का खाया हुआ खाना खा लिया था तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो किसकी वजह से वो हुआ? नीपा वायरस की वजह से हुआ। तो नीपा वायरस को ही पैथोजन कहा जाएगा, ठीक है ना। और जिसकी बॉडी में वो फैला उसे होस्ट बॉडी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं, यानी रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं, उन्हीं को रोग जनक कहा जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये रोग को उत्पन्न करने का कार्य कर रहे होते हैं। और इसकी वजह से ही जो होस्ट बॉडी होती है उस होस्ट बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा होता है, ठीक है ना। कैसा इंपैक्ट आ रहा होता है? नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा होता है। चेचक निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स या एल्गी? इनमें से किसके कारण चेचक होगा? आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है। ये है वायरस के कारण, ठीक है ना। सर दो होते हैं, एक होता है आप लोगों ने सुना होगा स्मॉल पॉक्स, और एक होता है मेरे भाई चिकन पॉक्स। ये होता है किसके कारण? तो तब आपका आंसर होगा ये होता है वेरियोसेला के कारण। ये किसके कारण होता है? तो ये होता है वेरियोला के कारण। और इसमें होता क्या है सर? इसमें होता यह है कि बॉडी पर चकत्ते पड़ जाते हैं, हमारा जो आंत है वो प्रभावित होती है, और व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है, कमजोरी हो जाती है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। श्रेणी ए के कारकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। श्रेणी ए में कौन कौन से कारक रखे जाते हैं? सबसे कम खतरनाक होते हैं, मध्यम रूप से खतरनाक कारक होते हैं, उच्च प्राथमिकता वाले सबसे खतरनाक कारक हैं, या हानि रहित कारक हैं। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है एंथ्रिक्स, आप लोगों ने सुना है। एक है चेचक और एक है प्लेग। कौन सी विशेषता जैविक कारकों को आतंकवाद के लिए प्रभावी बनाती है? हाई विजिबिलिटी, बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। अरे सर नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। सभी मामलों में तत्काल मृत्यु, ऐसा नहीं है तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इजीली डिटेक्शन, आसानी से पता लग जाता है ना। आसानी से कहां पता लगेगा? डिले ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों का विलंब प्रारंभ। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आसानी से पता नहीं लग पाता कि ये फैल चुका है। आसानी से जब पता नहीं लग पाएगा तो इससे क्या होगा? इससे वो धीरे धीरे व्यापक रूप धारण कर लेगा, जो फैलाने वाला होगा वो भाग चुका होगा, और बहुत ही कम समय में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग श्रेणी ए के कारक में वर्गीकृत किया गया है? स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड या फिर कॉलेरा? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने क्या बताया? चेचक। चेचक की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो श्रेणी 1 में रखा गया है चेचक को, है ना। बहुत ही तेजी से फैलता है ये, शरीर की पूरी स्किन को डैमेज करता है, मतलब उस पर फफोले पड़ जाते हैं, बुखार आना, कमजोरी होना, है ना। इन्हीं को छोटी माता बड़ी माता के नाम से जाना जाता था, हालांकि अब इसको पूरी तरह से रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है। प्लेग किसके कारण होता है ना? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण या फिर प्रोटोजुआ के कारण? सर बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम है अर्सीनिया, अर्सीनिया पर्टुसिस। ये बैक्टीरिया जो होता है ना, ये बिल्ली और चूहे पर जो पिस्सू पाए जाते हैं, ये इनके पिस्सुओं से फैलता है। ये किससे फैलता है? इसके पिस्सुओं से फैलता है। 3 प्रकार से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। एक होता है न्यूमोनिक। न्यूमोनिक की अगर मैं बात करूंगा तो ये प्रभावित करता है फेफड़े। एक होता है सेप्टिसेमिक। सेप्टिसेमिक की अगर मैं बात करूंगा तो ये रक्त को प्रभावित करता है। एक होता है ब्यूबोनिक। ब्यूबोनिक जो होता है वो हमारे लसीका तंत्र को प्रभावित करता है, यही कारण है कि काले धब्बे इससे पड़ जाते हैं। बैकग्राउंड हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो कहां कहां ये देखने को मिलता है, तो तब आपको पता चलेगा कि 1346-47 में मंगोल सेना के द्वारा इसको इटली में फैलाया गया, जिसकी वजह से लगभग 2.5 मिलियन पॉपुलेशन में गिरावट आई थी, यानी यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन इसने खत्म कर दी थी। इसलिए इसे नाम दिया गया ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ का नाम इसको दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मैंने बताया आपको कि इस बीमारी की अगर हम बात करेंगे तो ये बीमारी रूसी सैनिकों के द्वारा स्वीडन के खिलाफ भी की गई थी। तो ये एक भयंकर लेवल की बीमारी है जिसके कारण बहुत बड़े स्तर पर मौत हुई है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। जैव आतंकवाद के प्रसार का सबसे खतरनाक तरीका क्या है? मतलब बहुत तेजी से कैसे फैल सकता है? एयर सबसे खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एयर को तो सब इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीजों को कोई इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन एयर को सब इस्तेमाल करेंगे। रजनीशी जैविक आतंकवाद हमले में किसका प्रयोग किया गया था? इसमें कह रहा है, आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि जो रजनीशी नाम से जैविक आतंकवाद हमला हुआ था, इसमें किसका प्रयोग किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु का। सैल्मोनेला नामक जीवाणु का प्रयोग किया गया था। दरअसल में जो ओशो के अनुयायी थे, इन्होंने क्या किया था, यूएसए में एक डुल्स नामक शहर में ये अपने समर्थकों को वहां चुनाव में जितवाना चाहते थे। तो जो मां आनंदी थी, मां आनंदी नाम की एक सेक्रेटरी ने क्या किया, यहाँ के एक रेस्टोरेंट में इस वाले बैक्टीरिया को फैलाया। इस बैक्टीरिया के फैलने से लगभग 751 लोगों की तबीयत खराब हुई, उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया, और जब बात पता चली तो इनको 1986 में सजा दी गई थी। तो करेक्ट आंसर ये बैक्टीरिया हो जाएगा इसका, और बैक्टीरिया का नाम भी मैंने आपको बता दिया। जैविक हथियार सम्मेलन कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1972 में किया गया था, मैंने आपको बताया। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी साल में हुआ है, और जो जैविक हथियार सम्मेलन है वो भी इसी साल में हुआ है। महामारी शब्द से क्या तात्पर्य है, आप किसे कहोगे? किसी बीमारी का वैश्विक प्रसार हो जाना, किसी विशिष्ट क्षेत्र में बीमारी के मामलों में अचानक वृद्धि हो जाना। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, इसी को महामारी कहा जाएगा, ठीक है ना। भारत में कौन सा विशेष बल रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है? करेक्ट आंसर इस वाले प्रश्न का हो जाएगा एनडीआरएफ। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। ये रैपिड एक्शन लेता है, फ्लड वगैरह के टाइम पर भी एक्शन लेता है। तो एनडीआरएफ की जो टीम होती है ये प्रशिक्षित होती है। जैविक एजेंटों का पता लगाना मुख्य रूप से इसलिए कठिन है क्योंकि वे कैसे होते हैं? नग्न आंखों से अदृश्य हो जाते हैं, तत्काल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, प्रकृति में शोरगुल वाले होते हैं, भारी पदार्थ वाले होते हैं। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। एंथ्रेक्स प्राइमरीली अफेक्ट द, एंथ्रेक्स जो है अगर हम प्राइमरीली बात करेंगे तो सबसे पहले किसको प्रभावित करता है?
लंग्स और स्किन को प्रभावित करता है। लंग्स में ये जगह जगह निशान डाल देता है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को खराब करना शुरू कर देता है। टुलारेमिया को किस नाम से भी जाना जाता है? टुलारेमिया की अगर मैं बात करूंगा तो इसे रैबिट फीवर के नाम से जाना जाता है और इससे स्किन में घाव हो जाते हैं, बहुत तेज फीवर आता है, कमजोरी हो जाती है। तो यही कहलाता है क्या? टुलारेमिया कहलाता है। और ये किसके काटने पर फैलता है? तो एक उसको टीक बोला जाता है ना। टीक एक मक्खी होती है ना, जिसको हिरण मक्खी भी कहा जाता है। उस टीक के काटने पर यह फैलने के चांस इसके ज्यादा होते हैं। श्रेणी ए एजेंटों की विशेषता क्या है? उच्च मृत्यु दर और आसानी से प्रसरण इनका हो जाता है, यही इसकी विशेषता है। दूषित पानी से क्या फैल सकता है? हैजा फैल सकता है, इन्फ्लुएंजा, अस्थमा या फिर कैंसर, है ना। तो 19वें का जो करेक्ट आंसर होगा कॉलेरा हो जाएगा, है ना। ये कॉलेराई बैक्टीरिया के कारण फैलता है ना। ये किसके कारण फैलता है अगर मैं बात करूंगा आपसे तो? कॉलेराई नामक वेक्टर होता है, सॉरी, इसका कॉलेराई नामक वेक्टर जो होता है उसकी वजह से फैलता है कॉलेरा। और जब किसी व्यक्ति को कॉलेरा हो जाएगा ना, तो कॉलेरा होने पर उसको सबसे पहले पेचिस जैसे लक्षण दिखाई देंगे, यानी उसको बहुत ज्यादा दस्त होंगे, बॉडी में जो पानी होगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, डायरिया जैसी स्थिति बन जाती है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में जैविक निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जैविक निगरानी का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है जैविक हमलों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करने के लिए इनका निगरानी की जाती है। संगरोध निम्नलिखित पर लागू होता है। क्वारंटाइन की अगर हम बात करेंगे तो क्वारंटीन कह लो इसको, किस पर लागू होता है? कोविड के टाइम पर आपने वर्ड बहुत सुना होगा। ये उस पर लागू होता है कि संपर्क में आए लेकिन अभी तक बीमार नहीं हुए हैं, उनको एक जगह बंद कर दिया जाएगा कि भाई साहब आप सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1948 में और जेनेवा में। ठीक है ना, कहां पर? जेनेवा में। क्या है इसका हेड ऑफिस है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित जैविक कारक है? जीवाणु जनित कौन सा जैविक कारक है? इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, एबोला है या फिर एंथ्रेक्स है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ये बैक्टीरिया है। एबोला की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये भी वायरस है, ये भी वायरस है, और ये इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग का उदाहरण है? दोस्तों जूनोटिक रोग का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो कि जानवरों से इंसानों में फैल सकती है, उसको जूनोटिक कहा जाता है। ठीक है ना, जू से याद रखना एनिमल। तो रेबीज है, मधुमेह है, कैंसर है या खसरा है? रेबीज की अगर मैं बात करूंगा तो जूनोटिक हो जाएगा, क्योंकि कुत्ते के काटने पर उसकी लार में जो वेक्टर होगा रेबीज नाम का, ये वेक्टर क्या करेगा? उसके नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन को पानी से डर लगने लगता है और वो कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये जूनोटिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव आतंकवाद के जोखिम को बढ़ाता है? कौन सा कारक बढ़ाएगा जैव आतंकवाद के जोखिम को? तो पहला है इसमें स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम, पुअर डिजीज सर्विलांस, वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन, पब्लिक अवेयरनेस। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साफ दिख रहा है आपको। जैविक एजेंटों का प्रसार किसके माध्यम से हो सकता है? एरोसोल, वाटर, फूड, किसी के भी माध्यम से हो सकता है। जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर रोक लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय संधि को किस नाम से जाना जाता है? पहला है, इसमें करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1972 में इसको लागू किया गया था। जैविक खतरों में इस्तेमाल होने वाला एक शक्तिशाली विष रेसिन किस पौधे से प्राप्त होता है? मैंने क्या बताया था, रेसिन की अगर हम बात करेंगे तो ये अरंडी के जो बीज होते हैं उसके अंदर होता है, और इससे पॉइजन यानी कि जहर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी फिर बायोलॉजिकल वेपन की कैटेगरी में रखा गया है। वेरियोला वायरस के कारण होने वाली कौन सी बीमारी 1980 में समाप्त घोषित कर दी गई, लेकिन फिर भी इसे एक बड़ा जैव आतंकवाद का खतरा माना जाता है? 29 की अगर मैं बात करूंगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स वेरियोला के द्वारा हुई थी और वेरियोसेला के द्वारा चिकन पॉक्स हुआ था। इनमें से कौन सा वायरल रक्तस्रावी बुखार है
जिसे उच्च मृत्यु दर के कारण अक्सर संभावित जैविक हथियार के रूप में उद्धित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है सर। एबोला वायरस। एबोला वायरस से क्या होता है, स्किन डैमेज होती है और बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैविक और रासायनिक युद्ध से बचाव संबंधी अनुसंधान एवं विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? इसरो है, डीआरडीओ है, आईसीएआर है या फिर सेबी है? तो यहां पर डीआरडीओ जिम्मेदार हो जाएगा। जैव एजेंटों की किस श्रेणी में वे शामिल हैं जिनका प्रसार अपेक्षाकृत आसान होता है लेकिन मृत्यु दर कम होती है? 32 की अगर मैं बात करूंगा तो बी कैटेगरी आ जाएगी इसमें। ए वाली तो बहुत खतरनाक होती है। जैव सुरक्षा के संदर्भ में बीएसएल का पूरा नाम क्या है? बीएसएल का पूरा नाम पूछ रहा है, क्या है? बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल हो जाएगा इसका पूरा नाम। किसी देश की खाद्य पूर्ति या फसलों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए जैविक एजेंटों के उपयोग को क्या कहा जाता है? एग्रो टेररिज्म को बोलोगे आप, फसलों को और फूड को टारगेट किया जा रहा है ना, तो इसको आप जैव आतंकवाद बोलोगे। एंथ्रिक्स और हैजा पर कार्य करने के लिए किसे आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है? रॉबर्ट कोच को माना जाता है। ये थे दोस्तों इसके 35 क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी होंगी और आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जो भी नए स्टूडेंट हमें देख रहे हैं चैनल पर हमारे साथ कनेक्ट होकर अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।